नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन सीरीज में। देखिए, आज हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड इंग्लिश के लिए सेकेंड पोएम कर रहे हैं। पोएम का नाम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जिसको बहुत ही फेमस मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन ने लिखा है। देखिए, जॉन डन के बारे में बता दूं कि जॉन डन का जन्म इंग्लैंड में एक रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। क्रिश्चियन धर्म को मानने वाली रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था और इनका जन्म हुआ है 22 जनवरी 1572। 22 जनवरी 1572 को इनका जन्म हुआ और रोमन कैथोलिक फैमिली में इनके फादर एक आयरन मॉन्गर थे। आयरन मॉन्गर मतलब एक लोहार का काम करते थे। आयरन मॉन्गर उन्हीं को कहते हैं, एक लोहार का काम करते थे। उनके घर में इनका जन्म हुआ और 31 मार्च 1631 को इनकी डेथ हो गई। 31 मार्च 1631 में इनकी डेथ होगी। और जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है। देखो, मेटाफिजिकल पोएट कौन होते हैं? जो सैद्धांतिक कविताएं लिखते हैं, जो इस संसारिक दुनिया से परे होते हैं, किसी एक विचारधारा पर कविताएं लिखते हैं, या फिर परलौकिक कह सकते हैं, जो इस भौतिक संसार से कुछ नहीं लेना देना है, एक बहुत ही आदर्शवादी कविताएं लिखते हैं, उनको कह देते हैं मेटाफिजिकल पोएट। और ये जो उनकी प्रेजेंट पोएम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरह है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पोएट किसी से बात कर रहा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है कि जिसमें एक ही स्पीकर होता है, लिसनर कुछ बोलता नहीं है, लेकिन लिसनर की प्रेजेंस हमें महसूस होती है कि लिसनर वहाँ है, कोई पर्सन उसको सुन रहा है। तो ये पोएम जो है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरह लिखी है। कुछ और बातें हैं जो इस पोएम के एक्सप्लेनेशन के बाद, इसकी इंपॉर्टेंट बातें, फिगर्स ऑफ स्पीच, लिखने का स्टाइल, जेनरी, जो भी है, राइम स्कीम, सब इस पोएम को एक्सप्लेनेशन करने के बाद हम करेंगे। पहले हम इस पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार मतलब एक कमांड, एक आदेश समझ लो, या किसी को डायरेक्ट वे में ये कहा जा रहा है कि जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ के लाओ। मतलब ऐसा लग रहा है कि पोएट किसी लिसनर को कह रहा है कि जाओ किसी टूटते हुए तारे को तोड़ लाओ। तो गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विद अ चाइल्ड ए मैंड्रिक रूट। गेट विद ए चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट। मैंड्रिक एक प्लांट है, ठीक है, जो कि ह्यूमन शेप की तरह होता है, जिसकी ब्रांचेस वगैरह ऐसे लगती हैं जैसे इंसान खड़ा हो। तो उसकी जो शेप है वो इंसान की तरह होती है। और पोएट लिसनर को कहता है कि जाओ और उस मैंड्रिक के रूट से संतान उत्पन्न करके दिखाओ। तो ये कुछ इम्पॉसिबल टास्क की लिस्ट देता है। शुरू में गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार हमें पढ़ने से ही पता चल गया कि ये एक इम्पॉसिबल टास्क है, टूटता हुआ तारा नहीं पकड़ा जा सकता। तो पोएट क्या एक इम्पॉसिबल टास्क देता है लिसनर्स को। गेट विद ए चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, दिस इज एन अनदर इम्पॉसिबल टास्क। तो किसी मैंड्रिक की रूट से, जो कि एक प्लांट है जो ह्यूमन जैसा दिखाई देता है, उससे संतान उत्पन्न कर पाना इम्पॉसिबल है। पोएट कह रहा है कि करके दिखाओ। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, कि जो समय बीत जाता है, जो पास्ट चला जाता है, वो कहाँ चला जाता है, जो बीता हुआ समय है किधर चला जाता है। तो मुझे ये बताओ, उस बीते हुए समय को वापस ला के दिखाओ। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, कि जो राक्षस है उसके पैरों को किसने चीरा था, मतलब राक्षस को किसने मारा था। पुराने समय में क्या होता था कि राक्षस वगैरह, दैत्य वगैरह हुआ करते थे, तो देवता क्या करते थे, उनको मार देते थे, उनको उनके पैरों को चीर देते थे। तो बताओ कि कौन है जिसने राक्षस के पैरों को चीरा था। तो ये भी इम्पॉसिबल टास्क है। और ये भी इम्पॉसिबल टास्क है अतीत को वापस लाना, या ये बता पाना कि हमारा पास्ट कहाँ चला गया। तो 4 इम्पॉसिबल टास्क बताए हैं। फर्स्ट है टूटते हुए तारे को पकड़ लाना, दूसरा है मैंड्रिक रूट से संतान उत्पन्न करना, तीसरा है
पास्ट को वापस लाना या पास्ट का बताना कि वो कहाँ चला गया। और चौथा इंपॉसिबल टास्क है ये बताना कि डेविल के फूड को किसने चीरा था। नेक्स्ट है टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। मरमेड होती है एक जलपरी, और जलपरी जो है वो गीत गाती है और वो गीत किसी को समझ नहीं आता, ठीक है। उसका जो बोलने का लैंग्वेज है बोलने की वो किसी को समझ नहीं आती। तो पोएट कहता है कि मुझे भी बता दो कि वो जलपरी क्या गा रही है, मुझे भी वो उसके गीत के बोल क्या हैं मुझे भी समझा दो, मुझे भी टीच कर दो। और कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग। स्टिंग होता है डंक मारना, एनवी होती है ईर्ष्या, और कीप ऑफ दूर रखना। तो मुझे वो तरीका भी बता दो जिससे मैं ईर्ष्या को अपने से दूर रख सकूं, मेरे मन में ईर्ष्या द्वेष पैदा ना हो। तो इंसान चाहे कितना भी जेनरस हो लेकिन फिर भी उसके माइंड में जेलसी रहती है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर जेलसी रहती है, वो जेलसी दूर नहीं हो सकती कभी भी। ये भी बहुत इम्पॉसिबल टास्क है। एंड फाइंड व्हाट वाइन सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। और ये पता लगाओ व्हाट वाइन का मतलब है कौन सी हवा, कौन सी शक्ति, कौन सी वो ताकत है सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, कि किसी इंसान को ईमानदार बनाए रखती है। कौन सी हवा है, कौन सी शक्ति है जो इंसान को, इतनी बुरी दुनिया में भी इंसान को क्या है, ईमानदार बनाए रखती है। तो मुझे भी वो हवा, वो शक्ति के बारे में बताओ। तो ये कुछ इम्पॉसिबल टास्क दिए हैं। फर्स्ट, टू गेट अ चाइल्ड फ्रॉम अ बैंडिकूट। फर्स्ट टास्क इज to catch a falling star. Second task, to get a child with bandicoot. And third one is to tell about past. Fourth is to tell who cleft the devil's foot. And fifth task is to listen the mermaid singing. Or sixth, keep envy off. Or seventh, what make human mind honest. Okay, this is the list of impossible tasks the poet asked the listener to perform, but it is not possible because these things doesn't happen in realistic life. Okay, तो ये 7 impossible टास्क दिए हैं और पोएट कहता है कि ये परफॉर्म करके दिखाओ। ये 7 के 7 टास्क पूरे नहीं होंगे, परफॉर्म नहीं होंगे। देखिए 27 लाइन की पोएम है, 9 लाइन के स्टैंजाज हैं और राइम स्कीम है ए बी सी सी डी डी डी, और यही राइम स्कीम नेक्स्ट 2 स्टैंजाज में है। 9 लाइन का पर स्टैंजा है। ओके, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आया आपको कि यहाँ फर्स्ट से 9 लाइन तक उसने कुछ इम्पॉर्टेंट टास्क दिए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल हैं, परफॉर्म नहीं किए जा सकते। ये 7 टास्क आप ध्यान में रख लेना कि कौन कौन से 7 टास्क दिए हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं अब। इफ दाउ बीस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट, यहां वो टास्क नहीं है, एक कंडीशन दे रहे हैं। यहां से लेकर 1 to 7 ये टास्क है, और यहां पर एक कंडीशन रख रहे हैं, इफ दाउ बीस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा जन्म ऐसी शक्ति के साथ हुआ है, बीस्ट बॉर्न का मतलब कि जन्म से तुम्हारे पास एक शक्ति है, टू स्ट्रेंज साइट, कि तुम जो अद्भुत दृश्य हैं, दूर की चीजें हैं, घर बैठे बैठे देख सकते हो। थिंग्स इनविजिबल टू सी, या गायब चीजों को भी देख सकते हो। देखो मैजिक मिरर जैसे होता है, मैजिक मिरर पुराने टाइम में होता था कि उसके सामने कुछ मैजिक करते थे कि कहाँ क्या हो रहा है वो आपको उस मिरर में दिखाई दे देता था। तो अगर तुम्हारे पास वो शक्ति भी है, ये कंडीशन दी जा रही है कि अगर तुम्हारे पास वो शक्ति भी है और गायब चीजों को देखने की भी शक्ति तुम्हारे पास है, थिंग्स इनविजिबल टू सी, जो चीजें अदृश्य हैं उन चीजों को भी देखने की शक्ति तुम्हारे पास है, राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, राइट 10,000 डेज एंड नाइट, घोड़े पर बैठकर 10,000 दिन और रात, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार कि 10,000 दिन, बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा जा रहा है कि 10,000
ठीक है, 10,000 डेज एंड नाइट, 10,000 दिन रात के लिए आप ट्रेवल करो, घोड़े पर बैठकर सवारी करो। टिल एज स्नो व्हाइट हेयर ऑन दी, टिल जब तक आपकी एज इतनी नहीं हो जाती कि आपके बाल स्नो व्हाइट सफेद नहीं हो जाते, तब तक आप ट्रेवल करो। तो पोएम के बिगनिंग में 1 to 7 टास्क दिए हुए हैं। लिसनर्स को कहता है कि आप इन टास्क को परफॉर्म करके दिखाओ, और उसके बाद एक कंडीशन रखता है कि अगर आपके पास ऐसी शक्ति है कि आप अदृश्य चीज़ों को देख सकते हैं और जो अद्भुत हैं चीज़ें, जो चमत्कार होते हैं, घर बैठे बैठे आप उसको देख सकते हो, तो उस शक्ति के साथ भी तुम 10,000 दिन और रात तक ट्रैवल करके आओ जब तक तुम्हारे बाल सफ़ेद नहीं हो जाते। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो लास्ट स्टैंजा में क्या है, सेकंड स्टैंजा में हमने एक कंडीशन देखी थी कि पोएट एक कंडीशन दे रहा है लिसनर्स को कि तुम 10,000 दिन और रात तक घोड़े पर बैठकर ट्रैवल करो, पूरी दुनिया घूमाओ, जब तक तुम्हारे बाल सफेद नहीं हो जाते तब तक तुम घूमते रहो। दाओ व्हेन दाओ रिटर्न विल टेल मी, दाओ व्हेन दाओ रिटर्न, कि यू जब तुम वापस लौट के आओगे, विल टेल मी, आकर मुझे बता देना। ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी, कि जो सारी अद्भुत चीजें तुमने देखी हैं। देखो वो 10,000 दिन और रात तक घोड़े पर बैठकर सफर करेगा, पूरी दुनिया घूमेगा, तो उसको बहुत सी अद्भुत चीजें देखने को मिलेगी। वो कहता है कि मुझे सारी अद्भुत चीजें बताना कि तुमने क्या कुछ देखा। एंड स्वीयर नो वियर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फियर, ये 3 लाइनें इस पोएम की थीम है बस। ये पूरी इतनी बातें, इतने इम्पॉसिबल टास्क, जो भी बातें जॉन डन ने कही हैं, वो बस इस चीज को बताने के लिए, इस चीज को प्रूव करने के लिए। एंड स्वीयर नोवेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, कि जब आप लौट कर आओगे तो तुम कसम खाकर ये नहीं बता सकते कि तुमने कभी कोई ऐसी औरत देखी जो ट्रू भी हो, यानी कि लॉयल भी हो, एंड फेयर भी हो, ब्यूटीफुल भी हो। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ब्यूटीफुल मिल सकती है लेकिन लॉयल नहीं होगी, लॉयल मिल सकती है लेकिन ब्यूटीफुल नहीं होगी। तो ये जब दोनों कॉम्बिनेशन तुम्हें मिल जाएं तो मुझे बता देना। एक्चुअल में ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था। ये एक कैनिकल एटीट्यूड, एक व्यंग्यात्मक जो एटीट्यूड, रवैया बताया है स्त्रियों के प्रति, ये उसका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था। ओके, तो इसलिए उन्होंने ऐसी पोएम्स लिखी, लव पोएम्स लिखी। एंड स्वीयर नोवेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, तो इस पोएम की थीम इसमें लिखी है कि जब आप लौट कर आओगे बहुत सी चीज़ें मुझे बता दोगे, लेकिन कसम खाकर ये नहीं बता सकते। नोवेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर कोई ऐसी औरत रहती हो जो लॉयल भी हो और ब्यूटीफुल भी हो। ओके, जो लॉयल भी हो और ब्यूटीफुल भी हो। इफ दाउ फाइंडेस्ट वन, अगर संयोगवश बाय चांस तुम्हें कोई मिल भी जाए, इफ दाउ फाइंडेस्ट वन लेट मी नो, मुझे भी बताना। अगर तुम्हें कोई मिल जाए तो मुझे भी बताना, लेट मी नो। सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा। सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, उससे मिलना मेरे लिए एक तीर्थ यात्रा के समान होगा। मैं उस स्त्री से मिलने के लिए जाऊंगा और वहां जाना एक तीर्थ यात्रा के समान होगा। सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, बट ही चेंजेस हिज आइडिया नाउ। अब अपना विचार बदल देता है, इस लाइन में अपना विचार बदल देता है। पहले तो वो कहता है कि ठीक है तुम मुझे भी बता देना, मुझे भी बता देना, मैं भी उससे मिल के आऊंगा, और उससे मिलना, अगर तुम्हें कोई मिल जाए तब उससे मिलना मेरे लिए एक तीर्थ यात्रा के समान होगा। लेकिन यहां वो अपना आइडिया चेंज कर देते हैं। येट आई डू नॉट, आई वुडंट गो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। फिर यहां आइडिया चेंज हो गया। दो नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, चाहे वो मेरे पड़ोस में क्यों ना रहती हो। दो नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, यानी कि चाहे वो मेरे पड़ोस में क्यों ना रहती हो, तो मैं वेस्ट जर्नी नहीं करूंगा, वेस्टेड जर्नी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जर्नी करना, वहां तक जाना क्या है, व्यर्थ होगा। उसका रीजन क्या है? दो शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर, हो सकता है कि जब तुम उससे मिले हो,
उस समय वो ट्रू हो, लॉयल हो। एंड लास्ट, लेकिन अंत में, टिल यू राइट योर लेटर, कि जब तुम अपना पत्र लिखोगे, उसके पास जाओगे, येट शी विल बी, तब तक फॉल्स, अरे आई कम 2 और 3, कि तुम उसको पत्र लिखोगे और उसके बाद जब मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा, हो सकता है तब तक वो 2 या 3 पर्सन को धोखा दे चुकी होगी। तो इस पूरी पोएम में आपको इसका एक कैनिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेनहुड, औरतों के प्रति एक व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। और वो ये मानता है इट इज ग्रेट इम्पॉसिबिलिटी टू फाइंड ए फेयर एंड फेथफुल वुमेन। ठीक है, तो इस पोएम को लिखने के पीछे उनका यही उद्देश्य था कि वो इस थीम को बताना चाहते थे कि एक ऐसी औरत को ढूंढ पाना जो लॉयल हो और ब्यूटीफुल हो, इम्पॉसिबल टास्क है। इसलिए उन्होंने कुछ इम्पॉसिबल टास्क की लिस्ट दी है कि जिस प्रकार से वो सारे काम इम्पॉसिबल हैं, तो ऐसा काम भी इम्पॉसिबल है। एक लॉयल एंड ब्यूटीफुल वुमेन को ढूंढ पाना भी इम्पॉसिबल टास्क है। देखो, कुछ बातें डिस्कस करते हैं। एक तो ये जो पोएम है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में है। सेकंड, ये पोएम जो लिखी गई है सॉन्ग्स एंड सोनेट, ओके, इस बुक में लिखी गई है सॉन्ग्स एंड सोनेट, ओके। और इस पोएम का रियल नेम था सॉन्ग्स, लेकिन इसको टाइटल दिया गया इसकी फर्स्ट लाइन के कारण, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ओके। और अब्रप्ट बिगनिंग है, इस पोएम को अचानक ही शुरू कर दिया गया है। तो अब्रप्ट बिगनिंग, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ये इसकी एक और अच्छी क्वालिटी है कि अब्रप्ट बिगनिंग। मोस्ट ऑफ इसकी पोएम में यही होता था। नेक्स्ट क्या है कि इसको लिखने का जो मीटर है क्लोजेस्ट टू टेट्रामीटर, ओके। टेट्रामीटर के मतलब 3 मीटर, ठीक है। पेंटामीटर 5 मीटर होते हैं, जिसमें टेट्रामीटर 3 मीटर होते हैं। क्लोजेस्ट है, कह नहीं सकते कि पूरी की पूरी टेट्रामीटर में लिखी हुई है, क्योंकि बीच में मोनोमीटर भी है, ये रहा मोनोमीटर, ओके। एक ही मीटर है, एनसुयो एक ही मीटर है, तो ये हो गया मोनोमीटर, ठीक है। जिसमें 6 वर्ड हैं, 7 वर्ड हैं, तो वो है टेट्रामीटर। तो ये पोएम जो है क्लोजेस्ट टू टेट्रामीटर और मोनोमीटर दोनों में लिखी गई है। चलिए अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इस पोएम में टोटल 27 लाइन्स हैं, और जो कि 3 into 9 लाइन्स ईच के 3 स्टैंजा में डिवाइडेड हैं। और इस पोएम की राइम स्कीम है A B C C D D D, ओके। तो 9 लाइन जो तीनों स्टैंजों की राइम स्कीम यही है। नेक्स्ट है जेनरी, जैसे कि आपको शुरू में बता दिया था कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में लिखी गई है, ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में लिखी गई है। और इसका मीटर है ट्राचेक, टेट्रामीटर या मोनोमीटर, मतलब दोनों मीटर में लिखी गई है। मैंने आपको भी एग्जांपल बता दिया था कि कहाँ पर मोनोमीटर है, कहाँ पे टेट्रामीटर है, ठीक है। और टेट्रामीटर पूरी पोएम के लिए नहीं कह सकते, क्लोजेस्ट मैंने वर्ड बोला था कि लगभग टेट्रामीटर में, ठीक है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, ओके। उसके बाद इस पोएम का मूड या थीम क्या है? देखो, ये कैनिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेनहुड, डिस्ट्रस्ट इन वुमेन। इस पोएम की थीम यही है, इस पोएम का मूड यही है कि जो पोएट का एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, वो वुमेन के प्रति कैनिकल है और डिस्ट्रस्ट दिखाया है वुमेनहुड में, औरतों में अविश्वास दिखाया। कलेक्शन थी, जिस कलेक्शन में ये पोएम पब्लिश हुई थी, उस कलेक्शन का नाम है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ठीक है। और इसमें ये पोएम जो है हाइपरबोलिक पोएम है, बहुत ज़्यादा हाइपरबोल यूज़ हुआ है, जैसे कि जो 7 टास्क दिए हैं वो भी हाइपरबोलिक हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हाइपरबोल यूज़ हुआ है यहाँ पर, राइट 10,000 डेज एंड नाइट, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइपरबोल का ये लाइन, ठीक है। और इस पोएम को अगर देखा जाए तो विलियम शेक्सपियर की एक मैक्सिम है, फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन, बेवफाई तेरा नाम ही औरत है। तो ये बहुत ही सही साबित होती है इस पोएम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए,
इन्होंने जो पेट्रार्कन ट्रेडिशन थी वुमेन वर्शिप की, उससे थोड़ा हटकर लिखा, क्योंकि जो पेट्रार्कन पोएट थे औरत को मानते थे वर्दी ऑफ वर्शिप, और इन्होंने क्या है फ्रेलिटी डिस्ट्रस्ट दिखाया है। तो इन्होंने पेट्रार्कन टेक्निक से थोड़ा सा हटकर लिखा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेना आप, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेना। जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ कल की क्लास में।